नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है और आज के इस वीडियो चर्चा में आपका स्वागत है। आने वाले 2-3 महीने में इस देश में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में होगा, असम में होगा, केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा। और इन चुनाव में एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई देने जा रहा है, वो है मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। सारी पार्टियां कहेंगी कि हम आपको ये मुफ्त में दे देंगे, हम आपको ये मुफ्त में दे देंगे। कोई पार्टी जो सत्ता में रही होगी वो ये बता रही होगी कि हमने आपको ये मुफ्त में दिया, ये मुफ्त में दिया, ये मुफ्त में दिया, यानी फ्रीबीज की चर्चा होगी। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक पार्टी है टीवी के, जिसके मुखिया हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं विजय, और विजय ने कहा कि वो हर महिला को 2,500 रुपये, 8 ग्राम सोना, 6 सिलेंडर और भी तमाम ऐसी फ्रीबीज की घोषणाएं की कि वह अगर सरकार में आते हैं तो उपलब्ध कराएंगे। और इसी चर्चा के साथ एक बार फिर देश में फ्रीबीज को लेकर चर्चा हो गई। असल में इस पूरे चर्चा में सुप्रीम कोर्ट की भी हाल फिलहाल की एक बहुत सख्त टिप्पणी भी है कि क्या राज्य सरकारें बिना किसी वित्तीय अनुशासन के कोई भी मुफ्त की घोषणा, कोई भी मुफ्त की स्कीम चला देंगी। क्या उनको समझ में आ रहा है कि वह बिना किसी दीर्घकालिक लाभ के कितने बड़े वित्तीय संकट को आमंत्रित कर रही हैं। और ये टिप्पणी भी तमिलनाडु की मुफ्त बिजली योजना पर ही सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। असल में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां लंबे समय से ऐसी मुफ्त तरीके की राजनीति होती रही है। जयललिता के समय में भी मुफ्त साड़ियां बांटी जाती थीं, डीएमके के समय में भी अभी भी बहुत सी ऐसी मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। और धीरे धीरे ये जो मुफ्त फ्रीबीज मैं कह रहा हूं, ये अब धीरे धीरे एक अखिल भारतीय समस्या, एक पैन इंडिया क्राइसिस में बदल चुका है, जहां कोई भी पार्टी, कोई भी राज्य बचा नहीं है जहां इस तरीके की घोषणाएं, इस तरीके के चुनावी वादे मुफ्त 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 की हमें शुरुआत दिखाई नहीं पड़ रही है। और कई राज्यों के बजट पर, कई राज्यों के वित्तीय स्थिति पर अब इन मुफ्त की घोषणाओं का असर भी दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए यह चर्चा करना जरूरी है कि फ्रीबीज क्या है। अगर फ्रीबीज है तो क्या ये जरूरी है, क्या इसे तुरंत खत्म कर दिया जाए, या ये राज्यों के लिए जरूरी भी है। यह कब हानिकारक हो जाता है, कब यह राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने लगता है। और सबसे जरूरी बात कि वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर इकोनॉमी बनते बनते हम कैसे धीरे धीरे पॉपुलिस्ट इकोनॉमी, पॉपुलिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वेलफेयर बनाम पॉपुलिस्ट के बीच का अंतर ही आज के समय में फ्रीबीज बन चुका है कि हम फ्रीबीज, जो हम वेलफेयर स्कीम बना रहे हैं, वो टारगेटेड है कि वो सबके लिए यूनिवर्सल लाई गई है ताकि हमें आने वाले चुनाव में एक बड़ा फायदा मिल सके। इसलिए इस बहस के कई सारे लेयर हैं जिन पर हमको समझना होगा। शुरू करते हैं कि फ्रीबीज क्या है। अगर हम फ्रीबीज को समझने का प्रयास करें तो कोई वेलफेयर स्कीम होती है, ठीक है, उससे किसी राज्य के किसी एक वर्ग को या किसी एक समूह को हम अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हमको समझ में आता है। लेकिन अगर वेलफेयर स्कीम थी तो आप उससे फ्रीबीज क्यों कह रहे हैं? मैं फ्रीबीज उन स्कीम को कह रहा हूं जिनका कोई टारगेटेड बेस नहीं है। मुफ्त बस यात्रा सभी के लिए, ये फ्रीबीज होता है। मुफ्त बिजली सभी के लिए, ये फ्रीबीज होता है। ये कहना कि जिन लोगों की आय कम है उनके लिए हम मुफ्त बस यात्रा करेंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन परिवार हैं उनको इतनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ये मैं वेलफेयर मॉडल मान सकता हूं। लेकिन जब आप यूनिवर्सल बात करते हैं, सार्वभौमिक बात करते हैं, तो ये वेलफेयर मॉडल ना होकर पॉपुलिस्ट मॉडल हो जाता है और यहीं पे ये फ्रीबीज कहा जाने लगता है। सरकारों का अपना तर्क होता है, फ्रीबीज से बहुत अच्छी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। सरकारों का अपना तर्क ये है कि गरीब और कमजोर लोगों को अगर मदद मिल जा रही है तो फिर आपको फ्रीबीज से दिक्कत क्या है। महंगाई और आर्थिक संकट के समय में अगर इन फ्रीबीज का इस्तेमाल कर कर अगर जो है राज्य की, हमारी एक बड़ी आबादी अगर उभर जा रही है तो इससे आपको दिक्कत क्या है। अगर उपभोग बढ़ रहा है फ्रीबीज बांटने से, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जब फ्रीबीज का आप दायरा बिल्कुल अनकंट्रोल कर देते हैं, तब यह कहीं से अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी ना होकर बल्कि विनाशकारी साबित होने लगता है। अब समस्या मुझे कहां है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे कि समस्या क्या है। समस्या पहली है कि आप फ्रीबीज को सार्वभौमिक योजना के रूप में बदल रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई वर्ग न छूटे, इसलिए राज्य का पैसा है, राज्य का संसाधन है, मुफ्त में बांट दो। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि राज्य सरकारें हमसे छिपा रही हैं, बल्कि वास्तविकता ये है कि ये कर्ज लेकर ऐसी फ्रीबीज और मुफ्त की योजनाओं को चला रही हैं जिसकी कीमत
जो तीसरी मेरी समस्या है कि मेरे मोहल्ले की सड़क या मेरे जिले का कोई अस्पताल या कोई एक अच्छा स्कूल, कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कोई कौशल के लिए एक अच्छा केंद्र चुका रहा है, जो नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो राजस्व, जो राज्य की आमदनी हो रही है, आप उसका एक बड़ा पैसा अपने मुफ्त की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, और यह आम नागरिकों के ही टैक्स का पैसा है, चाहे वो प्रत्यक्ष टैक्स हो या अप्रत्यक्ष कर हो, दोनों के रूप में ये आम नागरिकों का ही पैसा है, जिसे राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे समस्या यहां आ जाती है, आप फ्रीबीज को शुरू तो करते हैं, लेकिन आप इसे एक कमिटेड एक्सपेंडिचर के रूप में बदल देते हैं, यानी किसी में आने वाले समय में हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी योजनाओं को खत्म करे। आज किसी राज्य में महिलाओं को 5,000 रुपए नकदी दी जा रही है, क्या आने वाली सरकार में हिम्मत है कि वो घोषणा कर दे कि हम इस योजना को बंद कर रहे हैं? यानी कि आपने राज्य के ऊपर एक कमिटेड एक्सपेंडिचर क्रिएट कर दिया है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है, और आने वाली पीढ़ियां इसे चुकाती रहेंगी। मुझे समस्या इस बात से है। तो फ्रीबीज को लेकर अगर आपके पास पॉजिटिव तर्क हैं, तो इन तमाम सवालों के भी जवाब देने होंगे। अब फ्रीबीज की बहस को जो है थोड़ा वेलफेयर बनाम पॉपुलिस्ट की तरफ मोड़ देते हैं। जब आप वेलफेयर स्टेट का दावा करते हैं, तो वेलफेयर स्टेट के दावे का मतलब यह होता है कि आप लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ताकि कोई कमजोर तबका किसी संकट में डिप्राइव ना हो, कमजोर ना हो। आप टारगेटेड स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, आप कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग व्यवस्था रखते हैं कि ये स्कीम लाई गई, इस स्कीम से इतने करोड़ लोगों को लाभ मिला, इतने करोड़ लोगों में से इतने लोग थे जो गरीबी रेखा से बाहर आए, और इस तरीके से योजना सफल रही। लेकिन जब आप पॉपुलिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, जब पॉपुलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, तो आपको सिर्फ लोकप्रियता चाहिए, आपको राजनीतिक समर्थन चाहिए, और इसके अलावा दीर्घकालिक विकास से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो आप टारगेटेड स्कीम की बात करते, टारगेटेड बेनिफिशरीज की बात करते, और ऐसा नहीं कि डेटा नहीं है आपके पास, डेटा सबके पास है, बस मामला चुनाव का है, और इसी चुनाव की वजह से फ्रीबीज अब बदनाम हो रहे हैं। वेलफेयर स्टेट का मॉडल पॉपुलिस्ट स्टेट में बदलता जा रहा है। यानी कि अगर आप टारगेटेड मॉडल की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि फलाना फ्रीबीज का पैसा कहां से आ रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है, जो जनता को बिना बताए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा और खराब फ्रीबीज की पूरी डिबेट है। अच्छा फ्रीबीज वही है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरतमंद लोगों को मिला। खराब फ्रीबीज वो है जो सबको दिया जा रहा है, बिना किसी मॉडल के, बिना किसी टारगेट के, कर्ज लेकर भी देना पड़े तो दे दो, क्योंकि इसका चुनावी लाभ होने वाला है। तो इस बहस को थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो चिंता आपको समझ में आ जाएगी। बड़े राज्य, तमिलनाडु की मैं चर्चा कर रहा था, तमिलनाडु ऐसे खर्चों को झेल लेगा, क्योंकि वहां उसके पास टैक्स बेस है, वहां राजस्व का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ हर साल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसकी इकोनॉमी एक बहुत अच्छे दर से बढ़ रही है, यानी कि वह ऐसे कमिटेड खर्च को झेल लेगा। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों का क्या होगा? क्या हिमाचल प्रदेश झेल लेगा ऐसे किसी भी तरीके की गारंटी को, किसी भी तरीके की फ्रीबीज को? क्या उसके पास वैसा राजस्व है? क्या उसके पास वैसी इंडस्ट्री है? क्या उसके पास वैसा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? जवाब है नहीं। तो फिर ये इस बहस को आप छोटे बनाम बड़े राज्यों के रूप में भी देखिए कि बड़े राज्य तो फिर भी झेल लेंगे। अगर छोटे राज्य इन बड़े राज्यों को अगर फॉलो भी कर रहे हैं तो थोड़ा हिसाब किताब से करें। ऐसा ना हो कि गारंटी के चक्कर में, फ्रीबीज मुफ्त के चक्कर में आप राज्य की अर्थव्यवस्था को एक गहरे गड्ढे में ढकेलने का काम करें। और आगे मैं डेटा से बताऊंगा कि कैसे ये किया जा रहा है। अब उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण ले लेते हैं। कर्नाटक देश के दक्षिण का एक बहुत प्रमुख आर्थिक केंद्र है, लेकिन आपको पता है पिछले 5-7 सालों में कहानी बदल गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है। बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं भी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, यमुना, आगरा, गंगा एक्सप्रेसवे, और कई शहरों में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं, बकायदा मेट्रो चल रहा है। अभी रैपिड मेट्रो का हमने देखा जो मेरठ से दिल्ली का था। नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्लान है, जिसका फेज 1 पूरा हो चुका, जल्दी वहां से फ्लाइट चालू हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी मेरा एनडीटीवी में एक बजट
पर एक उत्तर प्रदेश के बजट पे एक आर्टिकल भी लगा जिसमें मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसे स्टेट इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है जो अपने आधार को मजबूत करना चाहता है। वो अपने स्टेट इकोनॉमी के फाउंडेशन को तैयार कर रहा है ताकि वो आने वाले समय में एक बड़ी स्टेट इकोनॉमी के रूप में उभरे, वो देश की टोटल जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाए। इसके उलट कर्नाटक में ठीक नदी उल्टी बह चुकी है। कर्नाटक में पूंजीगत खर्च घट रहा है। मैं द हिंदू की खबर लगा दे रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो। कर्नाटक में पूंजीगत खर्च घट रहा है। पूंजीगत खर्च घटने का मतलब है कि वहां सड़कें, स्कूल, जो इस तरीके के जो निर्माण होते हैं उनके खर्चों में कटौती की जा रही है। और वहां की गारंटी और फ्रीबीज का भार इतना है कि आपने कई मौकों पर देखा होगा कि वहां की राज्य सरकार भी स्वीकार रही है कि ये कर पाना मुश्किल है। लेकिन वही बात है कि आपने वादा किया है, आपने चुनाव का मॉडल ही आपके वही रहा है, तो आपको करना तो पड़ेगा ही। और भी उदाहरण है। पंजाब में जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसकी वजह से राज्य की इकोनॉमी पर 20,000 करोड़ का हर साल बोझ आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 80% रेवेन्यू जो राज्य सरकार की आमदनी है वह 3 हिस्सों में खर्च हो रही है, वेतन, ब्याज और सब्सिडी। और वहां ऐसे छोटे राज्य में प्रति व्यक्ति जो कर्ज है, हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्ज का आंकड़ा सुनिए कि आज के समय में हिमाचल के प्रति व्यक्ति कर्ज अगर आप निकालेंगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है। और यह छोटे राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में सबसे बुरी स्थिति का राज्य है हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक में जो गारंटी, जो मुफ्त की योजनाओं की बात की जा रही थी, 60,000 करोड़ का कमिटेड एक्सपेंडिचर है, आपको करना ही पड़ेगा। केरल, स्थिति यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने बेल आउट पैकेज दिया है क्योंकि वहां वेतन और पेंशन भुगतान करने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं रह गई थी। यानी कि इन राज्यों में पूंजीगत खर्च घट रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं धीमी पड़ रही हैं, ब्याज का बोझ पड़ रहा है, कमिटेड एक्सपेंडिचर क्रिएट किया जा रहा है। और जो राज्य देश की अर्थव्यवस्था का, देश के विकास का ग्रोथ इंजन होना चाहिए, वो राज्य इस समय इस तरीके के डिप ट्रैप में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ये टेबल आपको कुछ कहानी स्पष्ट कर देगा। इस टेबल में ध्यान से देखिए तो गुजरात आपको नंबर 1 स्थान पर दिखेगा, यानी कि पूंजीगत खर्च करने के मामले में कुल बजट का 26% हिस्सा इस समय वहां सड़क, पुल और तमाम ऐसे बड़े बड़े निर्माणों में खर्च किए जा रहे हैं, पूंजीगत खर्च के रूप में किया जा रहा है। और जो फ्रीबीज है वो बहुत कम है, तकरीबन 6.8% है। उत्तर प्रदेश ने सबको सरप्राइज किया है। यह देश का दूसरा राज्य बन चुका है जो सबसे ज्यादा पूंजीगत खर्च कर रहा है, अपने कुल बजट का 20%। और फ्रीबीज गुजरात से भी कम है, महज 5.6%। इसकी तुलना में आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, कैपेक्स 14%, फ्रीबीज तकरीबन 10%। कर्नाटक में जो कह रहा था कि गंगा उल्टी बह रही है, अब कर्नाटक में 16.6% कैपेक्स रह गया है और फ्रीबीज बढ़कर 12.5% हो चुका है। अगर आपके 100 रुपए का बजट है तो आप उसमें से सिर्फ 16 रुपए उन परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं जिससे स्टेट की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, और तकरीबन 12.5 रुपए आप मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। ये स्थिति कर्नाटक की हो चुकी है। ऐसे ही आप तमिलनाडु में देख लीजिए, कैपेक्स 11% और फ्रीबीज 9.3%। जिस राज्य में चुनाव है, सबसे ज्यादा चर्चा है बंगाल। बंगाल की आर्थिक कहानी पे मैं बाद में एक अलग से इस पे वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी आंकड़े देख लेते हैं। महज 10% कैपेक्स खर्च रह गया है और फ्रीबीज तकरीबन 9%। यानी कि इन राज्यों को देख के हमें 3 फिगर निकल कर आते हैं, 3 मुझे तस्वीरें निकल कर आती हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की है जिनका ध्यान पूंजीगत खर्च पर है और स्टेट की इकोनॉमी को इस तरीके से आगे बढ़ाने पर है। दूसरा बैलेंस मॉडल है तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, जहां वो अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्रीबीज में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा मॉडल भी है जहां महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हमें दिखाई पड़ रहा है, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर घट रहा है और फ्रीबीज लगातार बढ़ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें हमें निकलकर यहां सामने आ रही, यानी कि हम एक नए संकट को बुलावा दे रहे हैं जहां राज्य सरकारें फ्रीबीज के चक्कर में डेब्ट ट्रैप में हमें फंसती दिखाई पड़ रही हैं। तो क्या सिर्फ ये समस्या भारत में ही है? नहीं, जवाब है इसका कि भारत में ही सिर्फ फ्रीबीज या ऐसी मुफ्त की योजनाएं नहीं चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में एक स्ट्रक्चर्ड वेलफेयर स्कीम का मॉडल आपको देखने को मिलेगा जहां स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरी चीजें या तो मुफ्त हैं या सस्ती हैं। और लेकिन वहां पे उसके विपरीत आप देखेंगे तो हाई टैक्स भी है, पात्रता के बहुत कड़े नियम हैं। आप
गलत तरीके से जो है किसी ऐसी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो वो टारगेटेड मॉडल पे काम करता है, आय के बेसिस पे टाइम बाउंड कर देता है, और इस तरीके से वहाँ भी आपको ऐसी मुफ्त और फ्री बीज की योजनाएं दिखाई पड़ेंगी। ऐसे अगर हम ईस्ट एशिया में देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में खासकर अगर हम कोरिया को देखें, फिलीपींस और इन सारी वियतनाम वगैरह को देखें, तो इनके जो मुफ्त का मॉडल है वो ज़्यादा जो है केंद्रित है शिक्षा पे, कौशल पे और उद्योग समर्थन पे, कि हम अपने छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हैं वो हमें 3 चीजें सिखा रहे हैं। पहला कि टारगेटेड मॉडल की तरफ बढ़िए, जिसको जरूरत है उसको उपलब्ध कराइए। दूसरा, रूल बेस्ड बनिए, कुछ नियम तय करिए कि किस तरीके से हम किस स्कीम को चलाएंगे। और तीसरा, फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करिए। कर्ज लेकर मुफ्त की योजनाएं अगर राज्य सरकार चलाएंगे तो उस कर्ज को चुकाना भी होगा, और उस कर्ज का जो ब्याज चुकाना होगा वह भी आपके राजस्व से ही जाएगा। यानी कि आने वाले समय में स्टेट इकोनॉमी को आप एक गहरे संकट की तरफ भेज रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर भारत में समाधान क्या है? मेरा अपना मानना है कि भारत में 3 स्तर पे हम समाधान निकाल सकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट करे, आदेश पारित करे, सिर्फ टिप्पणी न करे कि राज्य सरकारों को फ्रीबीज की लागत और उसके फंडिंग को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के सामने आना होगा। उन्हें बताना होगा कि जो फ्रीबीज चला रही हैं उसका राजस्व कहां से आ रहा है और राजस्व का प्रभाव राज्य की जनता और राज्य की इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है। यानी कि आपको एक रूल बेस्ड वेलफेयर स्टेट की तरफ निर्देशित करना होगा। इलेक्शन कमीशन की दूसरे स्तर पर जिम्मेदारी बनती है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से ठीक पहले लाखों करोड़ रुपए की अगर जो है फ्रीबीज और मुफ्त चुनावी घोषणाएं करती हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सख्त होइए और इनको आदेश करिए कि अगर आप किसी भी ऐसी मुफ्त की योजना की घोषणा करेंगे तो आपको बताना होगा कि ये पैसा कहां से आएगा, इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और अगर ये पैसा अगर राज्य का राजस्व अगर ऐसे मुफ्त योजनाओं में खर्च होगा तो राज्य की इकोनॉमी पर और राज्य के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चुनाव होने से पहले पॉलिटिकल पार्टियां जो ये घोषणा कर रही हैं उनको ये जनता के सामने साफ साफ रखना होगा। आप विज्ञापन देकर रखिए, आप सोशल मीडिया पे रखिए, लेकिन बताइए। इतनी ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इंश्योर करनी होगी। और तीसरे स्तर पर आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि किन राज्य सरकारों को किस तरीके से कर्ज दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर्ज ले रही हैं, अगर किसी जरूरी वेलफेयर स्कीम के लिए ले रही हैं तो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो राज्य सरकारें कर्ज ले रही हैं वो किस लिए ले रही हैं। क्या वो चुनाव से ठीक पहले कर्ज ले रही हैं ताकि वो किसी मुफ्त की योजना की घोषणा कर सकें और चुनाव आने पर जो है लोगों के जो है पॉकेट में पैसा रखकर वोट हासिल कर सकें? अगर ऐसी किसी चीज के लिए कर रही हैं तो आप सख्त होइए, और ऐसे किसी भी राज्य को ऐसी किसी भी चीज के लिए कर्ज नहीं मिलना चाहिए। अगर इन 3 स्तर पर अगर सख्ती कर दी जाए तो मुझे लगता है कि ये जो अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड जो ये फ्री बीज की बहस है, इस पे हम लगाम पा सकते हैं। इसलिए अगर इस पूरे चर्चा का अगर मैं अगर आपसे एक समग्र केंद्र बिंदु पे अगर बात करूं, अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, तो मुफ्त की योजनाएं जरूरी हैं, वेलफेयर स्कीम बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में, जहां उसकी एक बड़ी आबादी गांव में है और एक बड़ी आबादी बहुत कम संसाधनों में जीवन यापन कर रही है। उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स की बहुत जरूरत है। लेकिन भारत जैसे देश को यह भी जरूरी नहीं है कि अनियंत्रित होकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां देश के संसाधन का इस्तेमाल करें और भारत के ऊपर एक बड़ा फिस्कल, एक बड़ा राजकोषीय दबाव तैयार कर दें। यानी कि इस अंतर को हमें तय करना होगा कि मुफ्त मिले, लेकिन किसको मिले ये ज्यादा जरूरी है। यह तय करना होगा कि लक्षित वर्ग कौन सा है। अगर मान लीजिए कोई योजना चल रही है तो वो योजना लाभ भी तो कर रही होगी ना, तो उसकी कोई तो एंडिंग डेट होगी कि हम 2 साल तक देंगे, हम 1 साल तक देंगे, और इसके बाद जिस व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा उसको कुछ उत्पादन करना होगा, कुछ आय अर्जित करनी होगी। तब हम मान लें कि चलिए आपने जो ये वेलफेयर का मॉडल लाया ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने जैसे भी है अपने शॉर्ट साइट नेट की वजह से आप अपने अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के संसाधन को बेकार ही कर रहे हैं। तो अगर आपको विकसित भारत बनाना है, अगर आपको डेवलप इकोनॉमी बनाना है, तो इन राज्य सरकारों के योगदान की जरूरत है। और अगर ये राज्य सरकारें इस तरीके की चीजों में फंसी रहेंगी
तो कहीं से भारत की डेवलप्ड इकोनॉमी होने का सपना इतना जल्दी पूरा नहीं होने जा रहा है। तो हमें फ्री बीज पे बहस करनी होगी, हमें मुफ्त बनाम सबको मुफ्त पर बहस करनी होगी, और हमें तय करना होगा कि भारत, जिसका संविधान भी कहता है कि आर्थिक न्याय हो, वेलफेयर स्टेट हो, वो भी सुनिश्चित हो, लेकिन कहीं से भी इसका गलत इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक पार्टियां हमारे देश को किसी एक अनचाहे गड्ढे में या अनचाहे संकट में ना फंसा दे, जहां आने वाली पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह चर्चा पसंद आई होगी, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही तमाम विषयों पर हम आगे भी जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।